नमस्कार। साल था 1882। भारत में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा की हालत का जायजा लेने के लिए हंटर कमीशन बिठाया था। उस कमीशन के सामने कई लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन एक निवेदन ऐसा था जो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं था, बल्कि आने वाले भारत के लिए शिक्षा का एक कह सकते हैं क्रांतिकारी घोषणा पत्र था। आज हम उसी दस्तावेज की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये था समाज सुधारक ज्योतिबा फुले का हंटर शिक्षा आयोग को दिया गया निवेदन। हमारे पास ज्योतिबा फुले रचनावली से लिए गए कुछ अंश हैं और हमारा मकसद सिर्फ इतिहास को दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लगभग 150 साल पहले फुले ने शिक्षा की जो समस्याएं पहचानी और जो समाधान दिए वो आज भी क्यों इतने जरूरी लगते हैं। चलिए जरा इसकी परतें खोलते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि फूले जब कमीशन के सामने खड़े थे तो वो सिर्फ एक विचारक के तौर पर बात नहीं कर रहे थे। वो एक एक्टिविस्ट थे, एक प्रैक्टिशनर थे जो सालों से जमीन पर काम कर रहे थे। उनका हर शब्द उनके अपने तजुर्बे से निकला था, वो हवा में बातें नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। और यहीं से कहानी शुरू होती है। किसी भी थ्योरी पर आने से पहले ये देखना बहुत दिलचस्प है कि फुले ने असल में किया क्या था। कमीशन को अपनी बात बताने से पहले 1848 में उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा कदम रहा होगा। ये एक सामाजिक धमाका था। उस दौर में जब महिलाओं और तथाकथित निचली जातियों के लिए शिक्षा के दरवाजे लगभग पूरी तरह बंद थे, फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने ये बीड़ा उठाया। और ये बिल्कुल आसान नहीं था। समाज के ठेकेदारों ने उनका हर तरह से विरोध किया, उन पर पत्थर फेंके गए, कीचड़ उछाला गया, लेकिन वो रुके नहीं। और ये सिलसिला रुका नहीं। लड़कियों के स्कूल के 1 साल बाद ही उन्होंने महार और मांग जैसी जातियों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किया, जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ स्कूल खोलना नहीं था, ये तो समाज की सबसे गहरी जड़ों पर चोट करना था। सही कहा। उन्होंने लगभग 9-10 साल तक इन स्कूलों को खुद चलाया। ये कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं था, ये उनका अपना जुनून था। और दिलचस्प बात ये है कि जहां एक तरफ भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा उनका विरोध कर रहा था, वहीं कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके काम की अहमियत को पहचाना। सर अर्स्किन पेरी और मिस्टर लूम्सडेन जैसे अधिकारियों ने उनके स्कूलों का दौरा किया और उन्हें सम्मानित भी किया। ये दिखाता है कि उनके काम में कितना दम था कि सत्ता भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकी। तो ये जमीनी अनुभव ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और इसी ताकत के साथ जब वो हंटर कमीशन के सामने पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले सरकार की पूरी शिक्षा नीति की नींव पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा, ये जो शिक्षा पर इतना पैसा खर्च हो रहा है, ये आ कहां से रहा है? ये उनके तर्क का सबसे धारदार हिस्सा है। वो कहते हैं कि सरकार को जो भी टैक्स या राजस्व मिलता है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा किसानों और मजदूरों से आता है। फूले के अपने शब्द थे, उसके माथे के पसीने से। वो साफ साफ कह रहे थे कि खजाना गरीबों के खून पसीने से भर रहा है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? और उनका जवाब था, उच्च वर्गों की शिक्षा पर। वो कहते हैं कि इस पैसे को उच्च वर्गों की शिक्षा पर लैविशली, मतलब फिजूल खर्ची की हद तक लुटाया जा रहा है, जबकि ये अमीर वर्ग सरकारी खजाने में लगभग कोई योगदान नहीं देते। ये तो सीधी सीधी नाइंसाफी है। यहाँ फुले उस समय की सबसे मशहूर शिक्षा नीति, जिसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी कहते थे, उस पर सीधा हमला कर रहे हैं। ये थियरी बड़ी आकर्षक लगती थी। इसका मानना था कि अगर आप समाज के ऊपरी तबके को, यानी एलीट क्लास को पढ़ा लिखा देंगे, तो ज्ञान अपने आप फिल्टर होकर, छन छन कर नीचे आम जनता तक पहुंच जाएगा। जैसे ऊपर से पानी डालो तो नीचे तक रिस कर पहुंच ही जाता है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा था? फुले इसी सवाल को पकड़ते हैं। वो इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर देते हैं। वो कमीशन से पूछते हैं, क्या इन पढ़े लिखे लोगों ने कभी आम जनता के हितों को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी दिखाई है? उनका जवाब था नहीं। वो कहते हैं कि असल में हुआ इसका उल्टा है। इस नीति का नतीजा ये हुआ है कि पढ़ लिख कर ये लोग और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और उन्होंने सारी अच्छी सरकारी नौकरियों पर अपना एकाधिकार जमा लिया है, खासकर ब्राह्मणों ने। मतलब ज्ञान छनकर नीचे नहीं आया, बल्कि ऊपर ही एक जगह जमा होकर एक मजबूत दीवार बन गया, जिसने बाकी लोगों को बाहर ही रोक दिया। बिल्कुल। फुले ने इसे एक जाल कहा, एक ऐसा जाल जो पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने बाकी समाज के चारों ओर बुन दिया है। वो कहते हैं कि ये लोग अपनी शिक्षा का इस्तेमाल आम जनता को और ज्यादा लूटने और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए करते हैं।
तो फिल्ट्रेशन थ्योरी असल में एक धोखा थी जो असमानता को और बढ़ा रही थी। तो एक तरफ इतनी तीखी आलोचना करना, पूरे सिस्टम को चैलेंज करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन जो बात फूले को और भी बड़ा बनाती है वो ये है कि वो सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाते, वो एक पूरा ब्लूप्रिंट, एक विस्तृत योजना पेश करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए। हाँ, और उनका ये ब्लूप्रिंट उनकी जमीनी समझ से निकला है। वो कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया है। वो उस व्यवहारिक समस्या को पकड़ते हैं जिसे बड़े बड़े नीति निर्माता शायद देख ही नहीं पाते। वो कहते हैं कि किसान और मजदूर भयानक गरीबी में जी रहे हैं। वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी चाहें तो नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की जरूरत खेतों में है, मवेशी चराने के लिए है। एक बच्चे का स्कूल जाना मतलब घर के लिए एक कमाने वाला हाथ का कम हो जाना। ये एक बहुत ही क्रूर हकीकत थी। शिक्षा और पेट की भूख के बीच एक सीधी लड़ाई थी, और जाहिर है पेट की भूख हमेशा जीतती थी। तो इस मुश्किल का फूले क्या हल बताते हैं? क्या वो सिर्फ कहते हैं कि और स्कूल खोलो? सिर्फ स्कूल खोलने से बात नहीं बनती, ये वो जानते थे। इसलिए वो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच सुझाते हैं। पहली बात, हाँ, स्कूलों की संख्या बढ़ाओ ताकि वो बच्चों के घर के पास हों। दूसरी और सबसे जरूरी बात, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन दो। स्कॉलरशिप, पुरस्कार, सम्मान, कुछ ऐसा करो जिससे गरीब माँ बाप को लगे कि बच्चे को स्कूल भेजने में उनका भी फायदा है। वो शिक्षा को एक बोझ नहीं, एक आकर्षक अवसर बनाना चाहते थे। और उन्होंने एक और बड़ी बात कही, 12 साल की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य यानी कंपल्सरी बना दिया जाए। मतलब सरकार की ये जिम्मेदारी हो कि हर बच्चा स्कूल पहुंचे। जी हाँ, लेकिन फिर वो एक और गहरी परत में उतरते हैं। वो पूछते हैं, ठीक है, बच्चे स्कूल आ भी गए तो उन्हें पढ़ाएगा कौन और कैसे पढ़ाएगा? और यहाँ वो शिक्षकों की गुणवत्ता और उनकी पृष्ठभूमि पर एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं। ये बिंदु मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। वो उस समय के प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ज्यादातर शिक्षक ब्राह्मण हैं, उन्हें तनख्वाह बहुत कम मिलती है, अक्सर 10 रुपए महीने से भी कम, और वो अप्रशिक्षित यानी अनट्रेन्ड होते हैं। लेकिन समस्या सिर्फ ट्रेनिंग की नहीं है। फुले का मुख्य तर्क ये है कि ये शिक्षक अव्यवहारिक हैं। उनका दिमागी झुकाव खेती किसानी जैसे कामों की तरफ है ही नहीं। अव्यवहारिक से उनका क्या मतलब था? क्या वो पढ़ाना नहीं जानते थे? पढ़ाना जानने से ज्यादा ये उनके नजरिए की बात थी। फुले कहते हैं कि ये शिक्षक खुद खेतीबाड़ी के काम को छोटा समझते हैं। तो जब वो किसी किसान के बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो उसे बेहतर किसान बनने की प्रेरणा नहीं देते, बल्कि उसे उसके अपने पेशे से, अपनी जड़ों से नफरत करना सिखाते हैं। नतीजा, बच्चा पढ़ लिख कर खेती नहीं करना चाहता, वो सिर्फ बाबू बनने का, कोई छोटी मोटी नौकरी पाने का सपना देखने लगता है। शिक्षा उसे अपनी जमीन से उखाड़ देती है। ये तो कमाल की इंसाइट है। मतलब शिक्षा मुक्ति का साधन बनने की बजाय एक तरह का सांस्कृतिक पलायन बन रही थी। और उनका सुझाव क्या था? ये तो बहुत क्रांतिकारी है। उनका सुझाव उस समय के हिसाब से वाकई क्रांतिकारी था। वो कहते हैं कि प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को खेतीहर वर्गों से ही ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ऐसे शिक्षक जो खुद किसानों के बीच से आए हों। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या उस वक्त खेतीहर वर्ग में इतने पढ़े लिखे लोग थे जो शिक्षक बन सकें? फूले इस मुश्किल का कोई हल बताते हैं? ये एक जायज सवाल है। फूले इसका सीधा जवाब तो नहीं देते, लेकिन उनका जोर ट्रेनिंग पर है। वो एक नया टीचर ट्रेनिंग सिस्टम बनाने की वकालत कर रहे हैं, जहां किसानों के होनहार बच्चों को चुनकर शिक्षक बनने के लिए तैयार किया जाए। उनका मानना था कि ऐसा शिक्षक बच्चों और उनके माँ बाप से आसानी से घुल मिल सकेगा, उनकी भाषा बोलेगा, उनकी दिक्कतों को समझेगा, और सबसे बड़ी बात, उसे खेती या दूसरे हाथ के कामों के बारे में पढ़ाने में कोई शर्म महसूस नहीं होगी। वो शिक्षा को जीवन से जोड़ेगा, तोड़ेगा नहीं। तो शिक्षक बदलो और फिर पाठ्यक्रम भी बदलो। क्या वो किताबों के कंटेंट के बारे में भी कुछ कहते हैं? बिल्कुल, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। वो चाहते थे कि किताबों में किताबी ज्ञान के अलावा कृषि, स्वास्थ्य और साफ सफाई, मतलब सैनिटेशन, और नैतिक कर्तव्यों पर पाठ हों। उन्होंने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि हर स्कूल के साथ एक छोटा मॉडल फार्म होना चाहिए जहाँ बच्चों को खेती के व्यवहारिक तरीके सिखाए जा सकें। वो चाहते थे कि शिक्षा बच्चों को बेहतर किसान, बेहतर कारीगर और बेहतर नागरिक बनाए, ना कि सिर्फ एक बेरोजगार क्लॉक। तो फूले का जोर है जन शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर।
इसका मतलब यह है कि वो चाहते थे कि सरकार उच्च शिक्षा से अपना हाथ खींचे, उसे प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दे, जैसा कि आज भी कई बार बहस होती है। नहीं, ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। फूले इसके ठीक उलट सोचते थे। उनका साफ मानना था कि सरकार को उच्च शिक्षा से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्हें डर था कि अगर सरकार ने हाथ खींच लिया तो शिक्षा या तो बहुत महंगी हो जाएगी या फिर वो निजी संस्थानों के हाथ में चली जाएगी जो अपने अपने सांप्रदायिक या व्यावसायिक एजेंडे चलाएंगे। मतलब उन्हें प्राइवेट एजुकेशन पर भरोसा नहीं था। उन्हें डर था कि इससे शिक्षा का स्तर गिरेगा और निष्पक्षता खत्म हो जाएगी। उनका मानना था कि शिक्षा में एक सेक्युलर और निष्पक्ष माहौल बनाए रखने के लिए सरकार की देखरेख और उसका दखल जरूरी है, ताकि शिक्षा किसी एक वर्ग या विचारधारा का औजार ना बन जाए। वो क्वालिटी और फेयरनेस दोनों के लिए सरकार को जिम्मेदार मानते थे। और ये सारी बातें आखिर में रोजगार के बड़े सवाल से जुड़ जाती हैं। ठीक। उस समय भी ये शिकायत आम थी और आज भी हम सुनते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की बाजार में भरमार है और नौकरियां हैं नहीं। हाँ, और फूले इस तर्क को पूरी तरह से पलट देते हैं। ये उनके विजन को दिखाता है। वो कहते हैं कि समस्या ये नहीं है कि शिक्षित लोग ज्यादा हो गए हैं। समस्या ये है कि देश की जरूरत के हिसाब से शिक्षित लोग असल में बहुत ही कम हैं, और जिन्हें शिक्षा मिल भी रही है वो गलत तरह की शिक्षा है। गलत तरह की शिक्षा मतलब वही अव्यवहारिक और किताबी शिक्षा। बिल्कुल। वो कहते हैं कि जो शिक्षा दी जा रही है वो छात्रों को सिर्फ नौकरी खोजना सिखाती है, खासकर सरकारी नौकरी। वो उन्हें कोई स्वतंत्र पेशा या व्यापार करने के लिए तैयार नहीं करती। इसलिए हर पढ़ा लिखा नौजवान एक ही लाइन में खड़ा हो जाता है और फिर भीड़ की शिकायत करता है। फूले कहते हैं कि अगर शिक्षा व्यावहारिक होती, तकनीकी होती, तो लोग खेती को बेहतर बनाते, नए व्यापार शुरू करते और देश की संपत्ति बढ़ाते। तो वो कह रहे हैं कि शिक्षा का विस्तार करो लेकिन उसकी दिशा बदलो। एकदम सही। वो उम्मीद करते हैं कि शिक्षित लोगों की संख्या 100 गुना बढ़े। सोचिए, वो बेरोजगारी का हल शिक्षा कम करने में नहीं, बल्कि सही तरह की शिक्षा को 100 गुना बढ़ाने में देख रहे थे। वो शिक्षा को संभावनाओं के अनगिनत दरवाजे खोलने वाले एक टूल के तौर पर देखते थे, न कि सरकारी नौकरी की एक संकरी गली के रूप में। तो आज जब हमने खोले के इन विचारों की गहराइयों को टटोला तो ये साफ है कि वो सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं थे, वो एक दूरदर्शी शिक्षाविद थे। उन्होंने शिक्षा में बराबरी की वकालत की, एक ऐसा पाठ्यक्रम चाहा जो जीवन से जुड़ा हो, और एक ऐसी व्यवस्था की नींव रखने की बात की जो नीचे से ऊपर की ओर बने, न कि ऊपर से नीचे। उनके तर्क आज भी चौंकाने वाली हद तक प्रासंगिक हैं। शिक्षकों की ट्रेनिंग का सवाल, पाठ्यक्रम को रोजगार से जोड़ने की चुनौती और समाज के सबसे वंचित तबके तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने की लड़ाई, ये आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली के सबसे बड़े सवाल हैं। फूले ने 150 साल पहले ही उस बहस की नींव रख दी थी जिसे आज हम डीकॉलोनाइजिंग द करिकुलम कहते हैं। वो सिर्फ शिक्षकों को बदलने की बात नहीं कर रहे थे, वो पूरे ज्ञान के सिस्टम का डीएनए बदलने की बात कर रहे थे, ताकि वो जमीन से जुड़े, ना कि सिर्फ हवा हवाई हो। वाकई ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये भविष्य का एक रोड मैप जैसा लगता है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। फूले ने तर्क दिया था कि शिक्षक उन्हीं समुदायों से आने चाहिए जिन्हें वे पढ़ाते हैं, ताकि वे ज्यादा प्रभावी और भरोसेमंद हो सके। आज की हमारी इस विविध और ग्लोबलाइज्ड दुनिया में एक शिक्षक की अपनी पृष्ठभूमि और उनका अपना जीवन का अनुभव छात्रों की शिक्षा और उनकी आकांक्षाओं को आकार देने में कितनी अहमियत रखते हैं। क्या एक शिक्षक को अपने छात्रों जैसा दिखना और महसूस करना जरूरी है ताकि वो उन्हें सच में प्रेरित कर सके? इस पर सोचिएगा जरूर।